हेलो नमस्ते वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। हिंदी उपन्यास उफ कोलकाता, सत्यव्यास जी की रचना के एपिसोड्स को आइए सुनते हैं। काला जादू। हार का वार बड़ा घातक होता है और हार की मार बड़ी दर्दीली, और ये दोहरा वार भारी पड़ा ही था। बात अब वेज नॉनवेज की नहीं रह गई थी, बात उस बेइज्जती की हो गई थी जो हो गई थी। देखा जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जो दिल पर ले ली जाती। सामान्य सी बात थी। अगर आप ना पढ़े तो कोई भी यही कहेगा कि पढ़ने में ध्यान लगाओ, मगर सामान्य बातें सामान्य स्थिति के लिए होती हैं। ये स्थिति सामान्य नहीं थी। आज की शाम क्लास से आने के बाद चेतन के कमरे में कुछ उबाल था। भक, इसके पापा की, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा आदमी, रुद्र ने उबलते हुए कहा। अब क्या हो गया? सिद्धार्थ ने पूछा। लाइब्रेरी गए थे, वहां वो मेचेदा कॉलोनी वाला पार्थो मिल गया, रुद्र ने मुंह गिराए हुए कहा। वही ना जिसकी अपनी मेट से ही सेटिंग है, सिद्धार्थ ने अपने रुचि के अनुरूप बात की। तुमको साले बस सेटिंग से मतलब है, यहाँ इज्जत का बाजा बज गया है। रुद्र का उबाल कटोरे के बाहर आने को था। हुआ क्या? अबे लाइब्रेरी में बैठे थे, ये आकर बैठ गया और 4 लड़कों को सुना के कहता है कि सुना है कि तुम लोगों ने मुर्गे की डिमांड की थी, तो असगर अली ने तुम तीनों को मुर्गा बना दिया। और ये कहकर टिटिरी जैसे हंसने लगा। रुद्र ने सोच सोच कर कहा, फिर क्या? लाइब्रेरी में कैसे मारते? बाहर ला के मारे 2 थप्पड़, रुद्र ने उसी रॉ में बताया। ये सब यश रंजन का बोया किया हुआ है। पहले बोया, फिर बाहर जाके चारों ओर छींट दिया। गर्ल्स हॉस्टल में तो खबर है कि वोटिंग हुआ था और नॉनवेज के लिए सिर्फ 3 वोट पड़ा। अब की चेतन ने हवन कुंड में घी डाला। ये क्या बात हुई? और बात गर्ल्स हॉस्टल तक कैसे गई? सिद्धार्थ के दुख को हवा अब लगी। यही साला बॉयज़ हॉस्टल की बात लड़कियों तक पहुंचाता है, वहां भी कॉस्ट्यूम्स कर रहा है। अपने कास्ट की लड़कियों को बरगलाते हुए कहता है कि एक साथ रूम पार्टनर रहो, रुद्र ने कहा। क्या मुसीबत है यार कि जो साथ रहने की सोच रखते हैं उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता, और जो बांटने की नियत रखते हैं उनकी बात रखी जाती। सिद्धार्थ ने अपनी हथेलियों के पीछे चेहरा छुपाकर दुखी होते हुए कहा। इसको मारेंगे साले को, रुद्र फुफकारा। छोड़ ना यार, सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा। छोड़ेंगे नहीं, छुड़वाएंगे। रुद्र का स्वर दृढ़ था। वे कुछ सोच के ही आया था। क्या? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से मुंह खोलकर पूछा। इस घंटी पुत्र का हॉस्टल छोड़कर नहीं भागा तो हम एक बाप के नहीं। रुद्र अब बेइज्जती को व्यक्तिगत ले चुका था। क्या करोगे? चेतन ने पूछा। उसे रुद्र के गंभीर होने का अंदेशा हो गया था। इसका पाठ निकाल देंगे। कैसे? ये साला बहुत अंधविश्वासी है। दिन रात मारक संघारक मंत्र की बात खाने की टेबल पर करता रहता है। हाँ, उसका वही एक फेवरेट टॉपिक है। डायन, चुड़ैल, भूतनी में क्या अंतर होता है, ये बताते हुए 20 पॉइंट का आंसर लिख सकता है। चेतन ने रुद्र की बात की हामी भरी। बिल्कुल सही, और यही उसकी कमजोरी भी है, रुद्र बोला। तो सिद्धार्थ अब भी कुछ सोच पाने के महरूम था। तो आज मेस में खीर बनेगा, रुद्र ने पेचीदा बात की। हर शनिवार बनता है और तुम मेरे हिस्से का भी खाते हो, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ, मगर आज नहीं खाएंगे।
आज लाएंगे और हम लोग चिकन खाने के बाहर जाएंगे। रुद्र ने हथेलियां रगड़ते हुए कहा। क्या बोल रहा है भाई तू? कुछ समझ नहीं आ रहा। चेतन परेशान था। समझने की जरूरत नहीं है, बस ये जानो कि आज तंदूरी चिकन तेरा भाई खिलाएगा। कहते हुए रुद्र उठा और दोनों को कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। मगर वह बाहर निकलकर अपने कमरे में नहीं गया। उसके दिमाग में कुछ खुराफात पक रही थी। हॉस्टल से निकलकर वह सीधा श्री संकाली मंदिर गया। उसने वहां से पूजा पर चढ़ाने वाली डलिया और अड़हल के फूल खरीदे और फिर पैदल ही हॉस्टल की ओर लौट आया। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते शाम गहरा चुकी थी। उसके दिमाग में चल रही योजना ने उसकी धड़कनें भी बढ़ा दी थी। अपने ही विचारों में खोया हुआ जब वह असगर अली के बाहर खड़ी कार के पास से गुजरा तो उसे अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा कि कोई दूसरा भी उसके पीछे खड़ा है और सांसें ले रहा है, ऐसा जैसे कोई उसे कुछ बताना या दिखाना चाहता हो। वह थोड़ा खौफजदा हुआ, मगर फिर उसने अपने मन को जब्त किया और आंखों को ये सोचकर नियंत्रित किया कि वह इधर उधर नहीं देखते हुए बस नीचे की ओर ज़मीन देखेगा और आगे बढ़ जाएगा। मगर जो लादुनियावी एहसास इस दुनिया के एहसास से ज़्यादा तजुर्बेदार होती हैं, वे मन को उसी ओर मोड़ती हैं जिस ओर वे ले जाना चाहती हैं। यही कारण था कि रुद्र को नीचे देखते हुए ही कार की खुली खिड़की के पास गिरी हुई सिंदूर की और एक पुड़िया दिखी। रुद्र आगे बढ़ चुका था, मगर शायद किसी अनजान असर के कारण ही पीछे लौटा। सिंदूर की पुड़िया देखते ही उसके दिमाग में चल रही योजना ने एक खौफनाक मोड़ लिया। उसके चेहरे पर बरबस मुस्कान आ गई। उस योजना के तहत उसे थोड़ा झुककर वह पुड़िया उठा लेनी थी, मगर उसे झुककर सिंदूर की पुड़िया उठाने में थोड़ी शर्म आई। इसलिए उसने पहले उस पुड़िया पर अपना रुमाल गिराया और फिर रुमाल सहित वह पुड़िया उठा लिया और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। तेज कदमों से चलता हुआ वह हॉस्टल की ओर बढ़ा। अगर ईश्वर ने सिर के पीछे भी आंखें दी होती तो रुद्र देख पाता कि कार की ओट में खड़ी काया सिंदूर उठा लिए जाने से कितनी खुश है। उसके चेहरे पर एक जहरीली मगर पुरस्रार मुस्कुराहट तैर गई है। रुद्र को वह सिंदूर की पुड़िया नहीं उठानी चाहिए थी। और फिर उसी दिन देर शाम जब तीनों तंदूरी चिकन खाने बाहर ढाबे पर बैठे तो अचानक ही सिद्धार्थ ने पूछ लिया, करना क्या चाहते हो साले? प्रैंक, फाड़ू प्रैंक। कैसा प्रैंक? सिद्धार्थ ने ही पूछा। देख, ये हड्डी है। रुद्र ने चिकन की हड्डी दिखाते हुए कहा। हाँ है, सिद्धार्थ ने हामी भरी। और हॉस्टल में खीर बनी है, रुद्र ने कहा। हाँ बनी है, सिद्धार्थ ने फिर हामी भरी। तो दोनों में रहेगी खीर और ऊपर से हड्डी, उसके ऊपर सिंदूर और उसके साथ एक अड़हल का फूल। कहते हुए रुद्र ने हड्डी धीमे से पॉकेट में लाए पॉलिथीन में रख ली। अरे मैया रे मैया, ये तो सुन के ही हॉरिबल लग रहा है। करोगे कैसे? सिद्धार्थ ने पूछा। कुछ नहीं, बस रात को उसके कमरे के बाहर रख देंगे। वो सुबह 3 बजे उठता है, दरवाज़ा खोलेगा तो सबसे पहले यही दिखेगा। देख के आगे से घंटी बजाना भूल जाएगा। रुद्र ने खुश होकर चेतन के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा। अबे साले, मर जाएगा लौंडा, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। जीवट है, मरेगा नहीं। डर ही जाए तो हमारा काम हो जाएगा, चेतन ने चिकन उड़ाते हुए कहा।
इन्हीं बातों ठहाकों के बीच तीनों ने तंदूरी चिकन खत्म कर दिया। रुद्र ने सारी हड्डियां पॉलिथीन में रखकर बैग में डाल ली। प्लेट साफ करने वाले लड़के ने प्लेट उठाते हुए प्लेट में एक भी हड्डी ना देखकर आश्चर्य से कहा, हड्डी भी खा गए आप लोग? हाँ तो साले, उसका पैसा नहीं लेते हो क्या? रुद्र ने कहा। धन्य राक्षस हैं आप लोग भी। हंसते हुए लड़का प्लेट लेकर आगे बढ़ते हुए रुद्र ने हंसते हुए उसके सिर पर चपत लगा दी। उसी रात ठीक 12 बजे खौफ का सामान तैयार था। मेस से भी उसी तरह पॉलिथीन में चुरा कर लाए गए खीर पर टोने की तरह सिंदूर की वक्र रेखा खींचकर उसे एक दूसरे को काटती स्थिति में सजाया हुआ दोना तैयार था। रात 12 बजे से थोड़ी ही देर हुए होंगे कि दो साए हॉस्टल के गलियारे में चमके। एक साया रुद्र का था, दूसरा साया चेतन का। रुद्र हाथ में दोना लिए यश रंजन के कमरे की ओर बढ़ा और चेतन गलियारे के मुहाने पर इस प्रयोजन से खड़ा रहा कि यदि कोई कमरे से बाहर निकले तो वह रुद्र को सावधान कर दे। बहरहाल सावधान करने की जरूरत नहीं पड़ी। रुद्र यशरंजन के कमरे के ठीक बाहर खीर का दोना रखकर ये जावो जा हो गया। चेतन भी बिना किसी आवाज के अपने कमरे में वापस आ गया, जहां सिद्धार्थ पहले ही कान में ईयरपीस लगाए बेसुध सोया पड़ा था। अब कल सुबह का इंतजार है, उनकी जानकारी में काम हो गया था। मगर वे नहीं जानते थे कि उनकी ये नादानी, ये प्रैंक कितनी भारी पड़ने वाली है। वो नहीं जानते थे कि इस क्षण का कोई उनसे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब वे दोनों लौटे तो गलियारे में कोई नहीं था। शायद ये भी उनका वहम ही था। गलियारे में कोई आ चुका था। उनका मजाक उसके आने का कारण बना था। उसके आने का रास्ता उन्होंने खुद ही अनजाने में बना दिया था। वह काया जिसे आने के लिए पाँव की जरूरत भी न थी, अब किसी के देखे न देखे गलियारे में लहरा रही थी। और ठीक उसी तरह लहराते हुए वह यश रंजन के दरवाजे पर कुछ क्षण रुकी और रुकी रही। घंटे बीते, 2 घंटे बीते, काया यूं ही दरवाजे के बाहर लहराती रही। वह शायद किसी इंतजार में थी, और वह जिस बात के इंतजार में थी वह उसके दरवाजे पर आते ही हुआ। एक तेज हवा का बेवक्त झोंका दरवाजे के पास से गुजरा, और उसी हवा की वजह से चेतन और रुद्र का जो रखा हुआ खीर पड़ा था, सिंदूर उड़कर दरवाजे से निचले भाग से होता हुआ दरवाजे के भीतर प्रवेश कर गया। काया दरवाजे के झाझर से होकर घुसते सिंदूर के प्रवेश को निहारती रही। काया को फिर भी किसी बात का इंतजार था। सिंदूर के छींटे कमरे में समा जाने के बाद भी वह दरवाजे के बाहर ही लहराती रही। 1 घंटा बीता और काया उसी तरह दरवाजे के बाहर टंगी रही। और फिर अचानक यश रंजन को पेशाब की हाजत लगी। वह उठा और उम्मीदें ही बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर चल दिया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसके पैरों का स्पर्श कमरे में घुस आए सिंदूर से हुआ। काया को इसी क्षण का इंतजार था। दरवाजा खुला और अगले ही क्षण यश रंजन ने अपने जीवन का सबसे खौफनाक मंजर देखा। उसने देखा कि जमीन से भी 1 फुट ऊपर उठी एक काया उसके सामने लहरा रही है। आंखें मिली और इससे पहले कि यश रंजन की आंखों में कोई भी भाव आ पाते,
काया उसके गर्दन पर ठीक किसी बच्चे की तरह दोनों पांव आगे की ओर लटकाए और उसके सिर पर अपना सिर टिकाए बैठ गई थी। और अब यश रंजन कुछ गुनगुनाते हुए बाथरूम की ओर बढ़े जा रहा था। काया उसके कंधे पर सवार थी और यश रंजन के चलने पर पायल की आवाज अंधेरी रात में और खौफ भरी थी। रात का तीसरा पहर था, इसलिए यशरंजन की गुनगुनाहट कोई सुन नहीं पाया। कोई सुन पाता तो जानता कि वह कोई विरह गान था, किसी दुखी की पुकार। काया गाती रही, कौन विधि लिखले लिलार मोरे देवता, निस दिन ढोअ पहाड़ रे, जन्मत माई तरस खाई हम पे, पथरा पे फोड़तु कपार रे। रात भर कुत्ते बेवजह ही कूपते भौंकते रहे। क्या सच में बेवजह? शायद नहीं, वजह कल सुबह जाहिर हो जानी थी। बेपरवाहियां जवानी का पहला इशारा है और बदमाशियां नौउम्री की पहली सीढ़ी। बात के दोनों में जो सोचकर भी रूह कांप जाए वह इन दिनों की मौज होती है, और इसी मौज मस्ती की रौ में बहकर गलती तो हो ही चुकी थी, क्योंकि अगले दिन की सुबह यश रंजन की पूजा की घंटी से नहीं हुई। अगले दिन की सुबह चेतन और सिद्धार्थ के दरवाजे पे लगातार पीटे जाने से हुई। ऐसा लगता था कि दरवाज़ा पीटने वाला दरवाजे पर झुके हुए दरवाज़ा पीट रहा है, उसे भीतर घुस आने की हड़बड़ी है। उम्मीदे चेतन ने ही दरवाज़ा खोला तो रुद्र धड़धड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। वह बिना कुछ बोले चेतन के बिस्तर पर आकर बैठ गया। वह बेतहाशा हाँफ रहा था। उसको कुछ नहीं बोलते देख सिद्धार्थ ने भी आंख खोल के कहा, क्या हुआ बे, मुंह में फटकार क्यों बरस रही है? सिद्धार्थ उबासी लेते हुए पूछा। गड़बड़ हो गई है लगता है, रुद्र ने नाखून कतरते हुए भायुतुरता से कहा। मतलब? सिद्धार्थ को उबासी आई। यश रंजन के कमरे के बाहर भीड़ लगी है, उसका रूममेट भागकर मेरे कमरे में बैठा है। क्यों? अब चेतन ने बैठते हुए पूछा। क्योंकि यश रंजन अजीब बिहेव कर रहा है। अजीब माने? अजीब माने लड़कियों जैसा। क्या? चेतन ने चौंक कर यूं उठते हुए कहा जैसे वह बैठ ही बिजली की किसी नंगी तार पर गया था। गड़बड़ हो गई यार, रुद्र ने फिर वही बात हाथ मलते हुए कही। अबे कुछ नहीं हुआ है, हम समझ गए। साले तुम लोग उसका प्रैंक कर रहे थे और अब वो तुम्हारी ले रहा है। सिद्धार्थ ने अंगड़ाई तोड़ते हुए कहा। मतलब? रुद्र ने पूछा। मतलब ये कि उसने रात में वे खीर का दोना देखा और उसके दिमाग में ये बात आ गई कि ये किसी की कारस्तानी है और अब वह एक्टिंग कर रहा है। सिद्धार्थ ने समझाते हुए कहा। भाई एक्टिंग नहीं कर रहा वो, रुद्र ने विश्वास से कहा। एंड हाउ कम यू सो श्योर कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा? सिद्धार्थ ने हाथ नचाते हुए कहा। अबे एकदम लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है और चला तो इस नज़ाकत से रहा है जैसे गोमती का पानी पीकर जवान हुआ है। रुद्र ने एक और नया मुहावरा जोड़ दिया। चल तो देखें ज़रा, कहते हुए सिद्धार्थ एक ही छलांग में रजाई के बाहर निकल आया। तीनों कमरे से निकलकर गलियारे में आए ही थे कि यश रंजन के कमरे के सामने जमी भीड़ ने उन्हें सकते में डाल दिया। फिर भी हिम्मत करके तीनों जैसे ही भीड़ हटाते हुए कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाज़ा भीतर से बंद मिला। हालांकि खिड़की खुली हुई थी और सारी भीड़ खिड़की पर ही जमा थी। तीनों ने भीड़ को पीछे किया और भीतर आंखें गड़ा दी। भीतर का दृश्य देखकर तीनों की सांसें उखड़ने लगीं। रुद्र गलत नहीं कह रहा था। यश रंजन बिल्कुल लड़कियों की तरह पांव पर पांव की कैंची बनाए बैठा अपनी तर्जनी से अपने लंबे बालों को घुमा रहा था
और बार बार अपने पैंट पर दोनों हथेलियां यूं फेर रहा था जैसे कोई लड़की बैठकर अपने कपड़े को व्यवस्थित करती हो। उसे मालूम था कि ये लोग उस खिड़की से देख रहे हैं और वह चेहरे से ठीक वैसा ही भाव दे रहा था जैसे भाव दे बाजार की खिड़कियों पर टंगी औरतें देती हैं। मगर अब की बार खिड़की की ओर देखकर उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। उसकी आंखें सिद्धार्थ पर जाकर ठहर गईं। उसके चेहरे की रंगत मुलायम से कठोर और फिर हिंसक होती चली गई। इससे पहले कि वे खिड़की की ओर बढ़ता, सिद्धार्थ बला की तेजी से पीछे की ओर पलटा। What the fuck is this? कहते हुए सिद्धार्थ चेहरे पर हादसादी भाव लिए हुए पीछे की ओर भागा। उसके पीछे पीछे बाकी दोनों भी भागे और अपने कमरे में आकर ही दम लिया। सिद्धार्थ ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और सांसों पर काबू करने लगा। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था और 10 कदम की दौड़ में ही पसीने से शराबोर था। क्या हुआ बे? ऐसे क्यों भागे भाई? चेतन ने ही खामोशी तोड़ी। What do you mean? ऐसे क्यों भागे? तुम्हें नहीं दिखा? सिद्धार्थ ने अचरज से पूछा। दिखा यार, साला एकदम लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है। उसके चेहरे पर आते जाते भाव भी लड़कियों जैसे ही हो रहे थे। अबे, मैं चेहरे की नहीं, कंधे की बात कर रहा हूँ। कंधे पर कुछ नहीं दिखा? सिद्धार्थ ने खिंचते हुए कहा। हाँ, हम तो वही देखे। कंधे पर एक तिल है, हेलन जैसा सेक्सी। जहाँ ब्रा का बेल्ट होता है ना, ठीक वहीं। रुद्र की अलग ही दुनिया थी। अरे यार, कैसे लफंगों से दोस्ती हो गई यार, सिद्धार्थ ने सिर पीटते हुए कहा। सिद्धार्थ ने थोड़ी देर सिर पर हाथ रखा और फिर खुद को संयत करते हुए रुक रुक कर कहा, तुम लोगों को सच में उसके कंधे पर कुछ नहीं दिखा? नहीं भाई, कन्या कसम। भाई, हमें तो वो लड़कियों की तरह बाल घुमाता हुआ मुस्कुराता हुआ ही दिखा। चेतन ने कसम खाने के अंदाज से रुद्र के सिर पर हाथ रखकर कहा। रुद्र कन्या कहे जाने से नाराज था, मगर स्थिति भी गंभीरता देखकर चुप रहा। सिद्धार्थ ने दोनों का चेहरा देखा और फिर सिर पीटकर बैठ लिया। लेकिन कंधे पर आखिर ऐसा क्या था? रुद्र ने अब की पूछा। भाई, उसके कंधे पर वो सवार थी, सिद्धार्थ ने परेशानी में चिल्लाते हुए कहा। वो कौन? वही जो उस दिन नाइट आउट पर दिखी थी। क्या? कहते हुए चेतन धड़ाम से बिस्तर पर यूं बैठ गया जैसे उसके रीढ़ की हड्डी ही ना हो। सीरियसली? बहनचोद, मैं क्या तुम्हारी भौजाई लगा हूँ जो ऐसी बात पर मजाक करूँगा? मजाक तुम लोग कर रहे हो कि नहीं, तुम्हें नहीं दिखेगी। सिद्धार्थ, आई बिलीव यू, मगर हमारा भी विश्वास कर, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। ये ज़रूर है कि कुछ गड़बड़ है, मगर चेतन ने अभी आधी ही बात की थी कि सिद्धार्थ अचानक से बोल पड़ा। एक बात बता, सिद्धार्थ ने कहा और दोनों सवाल के इंतज़ार में उसका मुंह देखने लगे। सिद्धार्थ ने शब्दों को बरतते हुए कहा। उस रोज़ जब हम वहाँ से भागे थे तो वे लगभग सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, तो तुम लोगों ने भी तो देखी थी ना? सिद्धार्थ ने लगभग सवाल किया और रुककर जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। उसका जवाब दोनों में से किसी के पास नहीं था। दिखी थी ना? सिद्धार्थ ने दोबारा पूछा। कौन दिखी थी? दोनों ने लगभग एक साथ सवाल किया। देखो, हमसे प्रैंक खेलोगे तो मुंह में मूत देंगे, बता दे रहे हैं। ये मजाक की बात नहीं है, सिद्धार्थ ने आग बबूला होते हुए कहा और फिर दोनों की प्रतिक्रिया देखने लगा। दोनों की प्रतिक्रिया में जब कोई अंतर ना दिखा तो उसने फिर आश्चर्य से पूछा, मतलब तुम लोगों को उस रात रोड पर कुछ नहीं दिखा था? नहीं, तो साले चिल्लाए क्यों थे और मंत्र क्यों पढ़ रहे थे? सिद्धार्थ एक बार फिर आपे से बाहर हुआ। क्योंकि तुम चिल्लाए थे। तुम्ही ने गाड़ी रोकी और फिर चला देने के लिए कहा। हमें कोई नहीं दिखा था, कम से कम मुझे तो नहीं दिखा था। बस मुझे पाँव पर कुछ रेंगता सा आभास हुआ था। उस रोज़ भी वो तुझे ही दिखी थी।
रुद्र ने हताश होकर बैठते हुए कहा। सिद्धार्थ भी सिर पकड़कर बैठ गया। 2 मिनट तक मुर्दा खामोशी कमरे में तैरती रही। फिर सिद्धार्थ ने ही खामोशी तोड़ी। जब कुछ नहीं जानते हो तो क्यों ये सब करते हो? तुम समझ रहे हो उससे क्या हुआ है? सिद्धार्थ ने खिंचते हुए ही कहा। क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। वो काया उस रोज हमारे साथ ही चली आई थी और आसपास ही भटक रही थी। तुम्हारी उस खीर वाली बेवकूफ़ी से उसे शरीर में प्रवेश करने का माहौल मिल गया होगा। सिद्धार्थ ने अपना अंदेशा जताया। घंटा आत्मा भटक रही थी। ये सब तेरे रात भर कब्रिस्तान और शमशान घूमने के लक्षण हैं। कुछ भी नहीं हुआ है। खीर पूड़ी यशरंजन के दिमाग पर चढ़ गई है। गैसो हो गया है उसको। गैस निकलेगा, भूत अपने आप निकल जाएगा। देखना, रात तक ठीक हो जाएगा। रुद्र ने सिद्धार्थ को दिलासा देते हुए कहा, मगर वह अपने दिल के भीतर कहीं बेहतर जानता था कि वह खुद को भी बहला ही रहा था। कुछ तो खौफनाक हो ही गया था, ये वह भी समझ रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।